कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल। इसमें जो पहला अध्याय संसाधन एवं विकास है, इसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम भू संसाधनों का अध्ययन करेंगे। आपके 2 वीडियो बन चुके हैं संसाधन एवं विकास पर। एक संसाधन एवं विकास है, एक पे संसाधन एवं विकास पार्ट 2 है और ये संसाधन एवं विकास पार्ट 3 है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं संसाधन एवं विकास। अब हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे क्या मृदा संसाधन, जो कि बहुत उपयोगी है। इसमें मृदा संसाधन, उसके प्रकार और उसकी विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मृदा संसाधन। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा सनस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमानी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव यानी मृदा में जो जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनती है। यानी मृदा जैव और अजैव दोनों पदार्थों के मेल से बनती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु एवं रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भूमि आकृतिक जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो जो पहली मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वत की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चों क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि नदी के ऊपरी भाग में ज्यों ही जाते हैं, यानी जो पहाड़ों के नज़दीक जाते हैं, जहाँ से ढाल ख़त्म हो जाता है, वहाँ देखेंगे तो वहाँ बड़े मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है। वो क्षेत्र कहाँ है? जैसे द्वार, ये द्वार क्षेत्र होता है पर्वतों में। द्वार और दून, पश्चिम में
जिस घाटियों को दून कहा जाता है उसी को पूरब में द्वार कहा जाता है, चों भी कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है। कणों के आकार और घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है पुरानी जलोढ़, इसको बांगर भी बोला जाता है, और दूसरा है नया जलोढ़, इसे खादर बोला जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। ये देखिए, बांगर और खादर शब्द जो है ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी बाढ़ से ही वो बना है, लेकिन अब वहाँ बाढ़ नहीं आता है, उच्च भूमि हो गई है, तो वहाँ क्या पाया जाता है? बांगर पाया जाता है। और खादर जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ हर वर्ष या दूसरे वर्ष बाढ़ आ जाया करती हैं, तो वहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी में जो होते हैं उसमें कंकड़ पत्थर भी कुछ पाए जाते हैं, यानी यूँ कहिए कि थोड़ा मोटे कण वाली मिट्टी मिलती है। ये पुराने बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है जहाँ अब बाढ़ नहीं आती है। और खादर की मिट्टी महीन होगी क्योंकि बार बार जो है बाढ़ आती है और अपने साथ लाए हुए मलबे को वहाँ बिछा देती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब आती जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है जिसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु प्रविष्ट होती है। गर्म और शुष्क मौसम में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इससे अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। तो इसकी जो खासियत है, देखिए काली मिट्टी क्या है। पहली बात तो ये लावा मिट्टी भी बोलते हैं इसे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी होती है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है और पानी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। कपास के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है और ये जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों पर फैली हुई है। तो इस तरह आप काली मिट्टी के बारे में
जान लिए। अब आप देखिए लाल और पीली मिट्टी। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। लाल एवं पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद यानी पहाड़ के नीचे पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का रंग लाल एवं रवेदार आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इसमें जल योजक के कारण होता है। तो इस तरह आपने देखा लाल मिट्टी। आती है अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी लीचिंग का परिणाम है। लैटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषण तत्वों की कमी होती है। पौधों के पोषण तत्वों के लिए ये कमी होती है क्योंकि अम्लीय होती है। देखिए जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होती है और 7 से जो नीचे होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 जो होता है वह उदासीन होता है। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ये इसमें पोषक तत्वों की कमी। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहारी वन मिलते हैं, वहाँ इनमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। मरुस्थलों पर इनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मिट्टी या मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अगला आता है आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन की दर अधिक है और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। तो ये मरुस्थल के बारे में तो आप जानते हैं और मरुस्थलों में पाई जाने वाली मिट्टी ही मरुस्थलीय मिट्टी होती है। वहाँ पानी बरसता नहीं है, पानी की कमी होती है।
जल वाष्पित हो जाता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती है कि वहाँ से नमक भी प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ की जो छोटी मोटी झीलें पाई जाती हैं उसके जल से नमक भी बनाया जा सकता है। अब आता है वन मृदा, मानी वनों में पाई जाने वाली मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार दबाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिसिलिकी यानी एसिटिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों आदि पर ये मृदा उपजाऊ होती हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें आप इसको देख लीजिएगा कि जो हरा रंग दिख रहा है वो आपके पर्वतीय वन हैं, और जो हल्के बहुत ही हल्के हरे रंग का है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान इधर गुजरात तक दिख रहा है और आसाम में दिख रहा है, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, वो जलोढ़ मृदा है। लाल रंग में लाल और पीली मिट्टी है, और हल्के गाढ़े रंग में जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दिख रहा है वो काली मिट्टी है। और हल्का जो क्रीम कलर का है वो लैटराइट मिट्टी है। आप देख सकते हैं कि लैटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है। इधर पठार, दक्कन के पठार का जो पश्चिमी घाट है उस पर है, और पूर्वी घाट में उड़ीसा के पास है, तो ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये जो पीली मिट्टी आपकी है ये शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी है जो राजस्थान के थार आदि क्षेत्रों में दिखाया गया है, ये पश्चिम में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप जो है भारत में मिट्टियों का वितरण आप देख सकते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैप वैप में पूछ ले कि इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप इसको देखे रहेंगे तो आप उसको अंकित कर सकेंगे मैप पर। अब आता है मृदा। तो हमने पढ़ लिया, मृदा के बारे में पढ़ लिया, मृदा का वितरण पढ़ लिया। अब मृदा अपर्दन और संरक्षण, यानी मृदा का जो अपर्दन होता है यानी कटाव जो होता है वो क्या है, और उसका रोकथाम या उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इस हेडिंग में हम इसका अध्ययन करेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आम तौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे अवनलिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है और इसे उत्खात भूमि यानी बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड यानी रेवेन भूमि भी कहा जाता है, यानी बीहड़ों को रेवेन बोला जाता है, तो इसे बीहड़ ही समझ लीजिए। खड्ड भूमि क्या है? बीहड़ भूमि।
भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुल करके जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन यानी सीट इरोजन है, इसको चादरी अपरदन भी कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल के ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है। इसे समोच्च जुताई कंटूर प्लॉटिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट यानी रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इस रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपने इसमें जो देखा कि ये मृदा अपरदन और संरक्षण। तो मृदा अपरदन क्या है? देखिए, मृदा के अपरदन के कई कारक हैं और उन कारकों के द्वारा इसका अपरदन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक अपरदनों में हमने इसमें सब है, लेकिन हम संक्षेप में बता दे रहे हैं कि जो प्राकृतिक अपरदन के कारक हैं उसमें है पवन यानी वायु है, जल है, हिमनद है और भूमिगत जल है। तो इस तरह के जो कारक हैं वो प्राकृतिक कारक हैं। और कुछ मानवीय या जैविक कारक भी हैं जो मृदा को अपरदित करते हैं। मानवीय कारकों में आ जाएगा जैसे भूमि का दुरुपयोग करना, गलत ढंग से जुताई करना, यानी ढाल के अनुरूप ही अगर आप जुताई करेंगे तो ढाल के अनुरूप नालियां बन जाएंगी और उससे तेज़ी से पानी बहेगा और मिट्टी बह जाएगी। तो इसको रोकने के लिए आप ढाल के विपरीत दिशा में आप जो है जुताई करिए। यानी अगर ऊपर से नीचे का ढाल है तो आप उसके बिल्कुल जो है लंबवत यानी बेड़ी रे उसके मतलब क्षैतिज आप जुताई करें तो वो रुक जाएगा। और ये कारक और पशुओं के द्वारा भी, जो पशु होते हैं उनके द्वारा भी ज़मीन के जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको तोड़ दी जाती है और वो आसानी से जल के साथ बह जाते हैं। तो इस तरह से आपके प्राकृतिक कारक और जैविक कारक जो है मृदा का अपरदन
करते हैं। अब आता है इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो मृदा के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा है कि वृक्ष लगाएं, घास लगाएं, घास की पट्टियां बनाएं, समोच्च रेखी बांध बनाएं, पर्वतों पर सीढ़ीदार कृषि करें, जुताई का सही तरीका अपनाएं। तो इस तरह से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो अब आइए हमारा आखिरी पॉइंट जो है जिसका हमें अध्ययन करना है वो है भारत के पर्यावरण की दशा। भारत में पर्यावरण की दशा क्या है इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। सूखो माजरी गांव और झाबुआ ज़िले ने यह करके दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सूखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13% प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़ करके 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सूखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण के पुनर्स्थापन के लिए लोगों द्वारा इनका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंध द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो ये क्या है, भारत के पर्यावरणीय दशा है। ये पूरी दशा तो नहीं है, लेकिन ये एक आशा है कि भारत में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। एक झाबुआ ज़िले का उदाहरण दिया गया और एक मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया गया है, जिससे हम आशा कर सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण और भूमि का संरक्षण कर सकते हैं यदि इच्छा शक्ति है तो इस तरह आज हमने आपके संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर का समापन किया। अब हम इस पर कुछ प्रश्नोत्तरी वीडियो भी बनाना चाहते हैं, जो प्रश्न और ठीक उसका उत्तर होगा।